प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर की ऑप्टिक्स और आज हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। हम पढ़ेंगे कि एक स्ट्रेट एज पर जब कोई सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आता है तो किस तरह से डिफ्रैक्शन आता है, किस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, और फिर हम देखेंगे कि उस डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज को यूज करके मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार आपके एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाइए और फिर इसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए, इस तरह से सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई स्ट्रेट एज है। आप साथ साथ में डायग्राम बनाते रहिएगा, देखते रहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। दिस इज द स्ट्रेट एज एंड दिस इज द इंसिडेंट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट XY, and you can say that it is the source of monochromatic light, and this is the screen. और हम ये मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है सोर्स और ऑब्स्टेकल या स्ट्रेट एज के बीच की जो डिस्टेंस है ये A है, एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट एज एंड द स्क्रीन इज B। जो भी कुछ आप इसके बारे में जान रहे हैं वो कुछ लिख दीजिएगा। मैं लिख देता हूँ इन दिस फिगर। साथ साथ डायग्राम बनाते रहिए। S is the source of monochromatic light. Source of monochromatic light. और यहाँ आप देख रहे हैं XY. XY is the incident cylindrical wavefront on this straight edge. Is the incident cylindrical wavefront on straight edge. And this is the screen here. और मान लो इस स्क्रीन के ऊपर ये P पॉइंट है, जहां हमें P डैश इज दैट पॉइंट हियर वेयर डिफ्रैक्शन इफेक्ट इज टू बी स्टडीड। P डैश इज द पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर डिफ्रैक्शन इफेक्ट is to be studied. यहां पर हमें डिफ्रैक्शन के इफेक्ट को स्टडी करना है। नाउ ज्वाइन दिस S to P dash like this, and this intersect the cylindrical wavefront at C. So this C becomes the pole of the point P dash. C is the pole of point P dash. और यहां पर एक चीज ये भी देख लीजिए प्यारे बच्चों कि SA इसको हम क्या सपोज कर रहे हैं। लेट SA इजकल टू A एंड AP इजकल टू B। ये सारी कहानी एक बार आप लिख दीजिए।
अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिफ्रैक्शन होता कैसे है इसके ऊपर। अगर हम डिफ्रैक्शन इफेक्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और सिर्फ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की बात करें, जैसे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है और वो लाइट इस पर इंसिडेंट होती है, तो आप कह सकते हैं कि इस पी पॉइंट के ऊपर बिल्कुल ब्राइटनेस होनी चाहिए, कांस्टेंट ब्राइटनेस होनी चाहिए, और पी पॉइंट के नीचे क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में है तो यहाँ पर बिल्कुल डार्कनेस होनी चाहिए, यानी कि यहाँ डार्क होना चाहिए और इसके ऊपर ब्राइट होना चाहिए। ये हमारी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की तहत है। तो ये सब कुछ लिखने के लिए बाद हम एक बात कहेंगे कि इफ रेक्टिलिनियर propagation stands valid। अगर हम if we consider only the rectilinear propagation of the light, then above this point P we get general complete brightness, and below this point P there will be complete darkness in the geometrical shadow region। but ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट हम क्या देखते हैं, जब इस तरह से इस स्ट्रेट एज पर लाइट डिफ्रैक्ट करती है तो हम इस पी पॉइंट के ऊपर जो है वो हमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बेंड्स मिल रहे हैं, और पी के ऊपर एक कांस्टेंट लाइट जो है वो दिखाई देती है, कांस्टेंट इंटेंसिटी की लाइट दिखाई देती है, और इसके नीचे की जो लाइट है पी के नीचे वो रैपिडली डिक्रीज करती हुई जीरो हो जाती है। यानी कि अगर हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेकिन हम एक्चुअल में ऑब्जर्व क्या करते हैं, मैं वो पॉइंट यहां लिख देता हूं। वी ऑब्जर्व ब्राइट एंड डार्क बैंड्स अबाउट दिस पॉइंट P। एट पॉइंट पी पॉइंट पर हमें क्या मिलता है, एट पॉइंट P वी गेट द इंटेंसिटी, कांस्टेंट इंटेंसिटी of light, and below this point P the intensity rapidly decreases and approaches to zero। below point P the intensity decreases rapidly and approaches to, मतलब बहुत तेजी से डिक्रीज होती हुई अचानक जीरो हो जाती है। अगर हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की बात कर रहे थे तो इसके ऊपर हमें ब्राइटनेस दिखाई देनी चाहिए और इस पी पॉइंट के नीचे डार्कनेस, लेकिन हमें एक्चुअल में ये कुछ दिखाई दे रहा है। ये किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एट दिस स्ट्रेट एज। ये इसलिए हो रहा है। इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को समझने के लिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्ट द हाफ पीरियड एलिमेंट by taking P as the center and B plus lambda by 2, B plus 2 lambda by 2, B plus 3 lambda by 2 and so on as distances। इस तरह से हाफ पीरियड एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, ठीक जैसे मैं बता रहा हूं। P को सेंटर बनाते हुए ये M1 हो गया,
ये M2 हो गया, ये हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं, आप इनको कंस्ट्रक्ट कर लीजिए इस तरीके से। एंड ये M3 और ये Mn और भी हैं शोन। अब हम देखते हैं वही पॉइंट, हमने कहा था कि P पॉइंट से ऊपर हमें क्या दिखाई देता है, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्कनेस। P पर हमें कांस्टेंट इंटेंसिटी, और P के नीचे जो है वो जो इंटेंसिटी है लाइट की वो रैपिडली डिक्रीज करती हुई जीरो हो जाती है। क्यों होता है, चलिए पहले देख लेते हैं P पॉइंट के लिए। इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इंटेंसिटी एट पॉइंट P, पहले हम उसी की बात कर लेते हैं कि भाई P पर जो कांस्टेंट इंटेंसिटी मिलती है वो किसकी वजह से। देखिए फॉर पॉइंट P, दिस A इज द पोल, हम यही लिखेंगे यहां पर कि फॉर पॉइंट P A इज द पोल and the intensity of the light at P due to the exposed part of this wave front AX, ये जो AX है इसकी वजह से जो है यहां पर कांस्टेंट इंटेंसिटी मिल रही है। The brightness at P is due to the half period elements in exposed part of wave front AX। ये देखिए, इसमें जो आप कह सकते हैं कि कुल जो एम्पलीट्यूड हमारे पास बनता है वो कितना हो जाएगा, इसके लिए A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 एंड सो। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने पहले भी लिखा था कि पहले हम इस A1 का हाफ ले लेते हैं, A1/2 प्लस A1 प्लस A3/2 माइनस A2, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने A1 का जो हाफ था वो और A3 का हाफ ले लिया और उसमें से A2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर देखिए प्लस जो A3 में हाफ बचा हुआ था वो हमने यहाँ लिया और एक A5 का हाफ ले लिया है और डिवाइड बाई 2 माइनस A4। ये देखिए यहाँ A2 था और यहाँ हमने A4 कर दिया एंड प्लस एंड सो ऑन। प्यारे बच्चों आप देखिए कि इन दोनों का मीन A1 और A3, इन जब का मीन लेते हैं तो जो एम्पलीट्यूड बचता है वो बीच में जस्ट सेकंड वाला आता है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर हैं, इसलिए तो जीरो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। और ये भी इसी तरीके से A3 और A5 का एवरेज A4 ही तो बचता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जितनी भी टर्म्स और आगे आएंगी वो सब कैंसिल हो जाएंगी। और अब हमारे पास ये जो एम्पलीट्यूड आ गया है ये आ गया A1/2। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो इंटेंसिटी होती है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर होती है, वही बात मैं यहां लिख देता हूं। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इसके प्रोपोर्शनल होती है, हम सभी जानते हैं। तो फिर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहां पर ये हो जाएगी A1/4। और A1 क्या है, ये जो फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है, उसका एम्पलीट्यूड है, और इसको हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा I1/4। और हम देख रहे हैं कि इतनी इंटेंसिटी यहाँ पर P पॉइंट पर होती है जो कांस्टेंट होती है, वो वेरी नहीं करती है, और यही हमें एक्चुअल में मिल रहा था। और हमने इस डिफ्रैक्शन के इस इफेक्ट की वजह से द इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन इज कांस्टेंट, दैट कैन बी कंप्लीटली एक्सप्लेन बाय दिस। अब हम देखेंगे कि इस P पॉइंट के ऊपर जो हमें अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बेंड्स मिल रहे हैं वो किस वजह से मिल रहे हैं। इंटेंसिटी अबाउ द पॉइंट P, the intensity above the point P we obtain
alternate bright and dark bands due to the diffraction at the straight edge. अब now at what point on the screen will be bright or dark? That depends on the number of half period elements which contains in this region AC. उसके लिए हमें पहले पाथ डिफरेंस देखना पड़ेगा। ये देखिए, हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दैट। ये तो हमने बता ही दिया है कि P डैश हमने कोई पॉइंट ले लिया जहां हम डिफ्रैक्शन इफेक्ट स्टडी करने वाले हैं इस P पॉइंट के ऊपर। अब दिस P डैश पॉइंट विल बी आइदर मैक्सिमा और मिनिमा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स विच कंटेन्स इन दिस रीजन AC. इफ दीज आर odd then the P dash point will be bright and if they are even then the point P dash will be dark. पर चलिए देख देते हैं the path difference of the CP and AC it is given by, क्योंकि यहाँ से तक सेम है, यहाँ से आगे जो डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस देख लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू AP डैश, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, AP डैश माइनस CP डैश। ये देखिए, अब पॉइंट ये है कि CP डैश को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये देखिए, SP डैश, यानी कि मैं थोड़ा सा यहां पर एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, यहां पर AP डैश माइनस SP डैश। ये देखिए, इस पूरे में से अगर हम SC सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर ये बच जाता है, यानी कि SP डैश माइनस SC। ये देखिए, इसको हम ओपन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, AP डैश माइनस SP डैश प्लस SC। और हम पहले आपको बता चुके हैं कि ये जो SA है और ये जो SC है ये तो A ही है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। हमारे पास ये जो चीज़ आएगी, इस पाथ डिफरेंस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, AP डैश माइनस SP डैश, ये देखिए, प्लस A, और दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। अब हमें चाहिए AP डैश एंड SP डैश की वैल्यू, जो हम यहां से ट्राइंगल की सहायता से निकाल सकते हैं। देखिए, AP डैश की वैल्यू के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रही है, और ये भी मान लेते हैं ये जो P डैश पॉइंट है ये इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर है। तो इन ट्राइंगल APP डैश, in triangle APP dash, what is the value of AP dash square? पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, AP dash square is equal to AP square प्लस PP dash square। और इनकी वैल्यू आपको पहले ही पता है। ये देखिए, AP कितना है B, तो B का स्क्वायर, और ये कितना है x का स्क्वायर, दिस इज x। और इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं हम, B स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमें यहाँ मिलता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी कैन राइट हियर, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा b, स्क्वायर रूट इसका करेंगे तो b हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और पावर वहाँ। ऑन एक्सपेंडिंग दिस टर्म बाई यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, आप जानते हैं कि ये क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर m, इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो पावर होती है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है 1 प्लस एम एक्स, लाइक दिस, एंड नेग्लेक्टिंग दी हायर टर्म्स। ठीक वही बात यहाँ पर भी है, 1 इसको आप x मान लीजिए, ये पावर m है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम लिखेंगे b इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2b स्क्वेयर। क्या किया हमने, ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, और इस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम को एक्सप्लेन। अब हम इसको कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए, ये हो गया है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2b, ये हो गया है। ये हमारे पास AP की वैल्यू आ गई है, यानी कि AP डैश, ये क्या है, AP डैश की वैल्यू हम निकाल चुके, AP डैश है वो हमने निकाल दिया है। अब हमें SP डैश की वैल्यू और चाहिए, फिर वो हम यहाँ रख देंगे इस इक्वेशन में। तो चलिए SP डैश की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे SP P डैश, सिमिलरली P डैश, वही बात है,
आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बस क्या है जहां b था वहां पर कितना हो गया अब a प्लस बी, और बाकी ये तो वही है, यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं एस पी डैश इज इक्वल टू, ये देखिए जहां b है, b तो इतना था और आप इस में इतना लिख देंगे आप, तो आप क्या लिखेंगे a प्लस बी प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी, इक्वेशन 1 एंड सोल्व इट, इसमें रख दीजिए। तो हमारे पास क्या आता है देखिए, डेल्टा इज इक्वल टू ए पी डैश के स्थान पर क्या लिखेंगे b प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2b, ये देखिए ध्यान रखिए हमने ए पी डैश की वैल्यू रख दी है। उसके बाद एस पी डैश माइनस ए प्लस बी, ये देखिए माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पर ये प्लस ए यहाँ पहले से ही है वो हम यहाँ लिख देते हैं बी प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2b माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी इंटू 2 और प्लस ए, जो कैंसिल होता है आपको दिखाई दे रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, जैसे ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, और ये जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है ये देख लीजिए। अब इन दोनों में से हम एक्स स्क्वेयर बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वेयर बाई 2b है और ये है, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर बाई 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया है, यहाँ बचता है 1 बाई बी माइनस, ये देखिए यहाँ पर बचता है 1 अपॉन ए प्लस बी, ये बच गया है। इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू एलसीएम क्या हो गया यहाँ पर b इंटू ए प्लस बी, देखते जाइए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे अब a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर तो b था तो हमने ये लिख दिया, माइनस a प्लस बी है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे b, और इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको, यहाँ से b से b कैंसिल हो गया है, और जो सिंप्लीफाई कीजिए इसको, दिस डेल्टा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और a डिवाइड बाई 2b इंटू ए प्लस बी, ये आपने यहाँ लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो भी वैल्यूज आई है इस पाथ डिफरेंस को हम निकालें। दिस इज द पाथ डिफरेंस ऑफ विच रीच द वेवलेट्स एट पी डैश फ्रॉम ए एंड सी, ये हमने निकाल लिया है। और AC contains n हाफ पीरियड एलिमेंट, और ये कह सकते हैं कि पॉइंट P डैश इज सच दैट द C लाइज एट द बाउंड्री ऑफ nth हाफ पीरियड एलिमेंट, पॉइंट C लाइज एट nth हाफ पीरियड, तब ये जो पार्ट डिफरेंस हमारा आ जाएगा ये कितना हो जाएगा n लैम्डा बाई 2, जैसे हमने कहा था कि ये पहला वाला कितना है लैम्डा बाई 2, दूसरा 2 लैम्डा बाई 2, तीसरा 3 लैम्डा बाई 2, लेकिन ये nth हाफ पीरियड एलिमेंट की बाउंड्री पर है, P डैश स्क्रीन पर पॉइंट कुछ इस तरीके से है। तो आप ये देखिए इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी राइट, आप देख यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये x, क्योंकि पोजीशन वेरी करती जाएगी x1 2 3 4, तो क्योंकि nth उसके लिए तो हम x के स्थान पर x n का स्क्वायर कर देते हैं इंटू a और डिवाइडेड बाई 2b इंटू ए प्लस बी, और इट इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिएगा यहाँ पर, और फिर देखिए जो बचता है वो लिख देते हैं एक्स एन स्क्वेयर इज इक्वल टू b इंटू ए प्लस बी इंटू लैम्डा और डिवाइडेड बाई a और इंटू n। प्यारे बच्चों ये देखिए इंपॉर्टेंट टर्म आई है यहाँ पर, मैंने एक्स एन स्क्वेयर को लेफ्ट साइड में रखा है और इस टर्म को राइट साइड में ले गया हूँ, वो ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है, और क्योंकि ये स्क्वेयर था तो फिर मैंने स्क्वेयर रूट ले लिया तो ये आ गया, यानी कि पोजीशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क उनकी बात, बैंड्स की बात कर लेते हैं, फ्रिंजेस कह दीजिए या फिर बैंड्स कह दीजिए।
से आप देख सकते हैं बी, ए, बी और वेवलेंथ। लैम्डा तो कांस्टेंट है क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात कर रहे हैं, तो ये जो फैक्टर आप देख रहे हैं ये तो कांस्टेंट है। तो हम एक्स एन को कैसे लिख सकते हैं, के इंटू रूट एन, इस तरीके से लिख सकते हैं। वेयर के क्या है ये भी आप देख रहे हैं, के हमने इस के स्थान पर लिखा है, तो हम लोग लिखेंगे कि सपोज this point P dash is such that the AC contains only the first half period element। पहली हम बात कर लेते हैं। Let point P dash is such that AC contain, मतलब इतना क्लोज लाई कर रहा है कि ये जो AC है इसमें सिर्फ पहला हाफ पीरियड एलिमेंट ही है। Such that AC contain ओनली फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट। तो फिर आप बता सकते हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इक्वल टू 1 हीयर, तो ये हमारे पास x1 आ जाएगा और इट इज इक्वल टू 1, तो रूट n का करेंगे और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ k आ जाएगा। नाउ सपोज दैट दिस पॉइंट P डैश इज सच दैट द AC कंटेन्स द फर्स्ट the AC contains 3 half period element, तो उसके बाद हमारे पास x3 आ जाएगा and that will be equal to root 3k, and suppose this point P dash on the screen is such that this AC contains the 5 half period elements, then we get here f5 root 5k and so on, and we get the maximas or bright bands on the screen corresponding to such points. If the AC contains the odd number of the half period element, then corresponding to that the point becomes bright intensity or maxima. चलिए हम देख लेते हैं इन पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमा मिल रहा है। इन मैक्सिमा के बीच में स्पेसिंग कितनी है, द स्पेसिंग बिटवीन मैक्सिमा कितना होगा, आप देख सकते हैं कि x3 माइनस x1 और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू के, और इसमें डिफरेंस ये तो हमारा x1 था, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो वो कितना हो जाएगा x5 माइनस x3 एंड इट इज इक्वल टू √5 माइनस √3 इंटू के। इसी तरीके से हम और भी देख सकते हैं x7 minus x5 that will be equal to √7 minus √5 into k and so on। अब देखिए जो डिफरेंस आप इनकी वैल्यूज रख करके √3 और 1 के रखेंगे तो ये डिफरेंस ज़्यादा है, ये डिफरेंस इससे कम हो जाएगा और ये डिफरेंस इससे भी कम हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ब्राइट बैंड्स हैं दे कम क्लोजर एंड क्लोजर। यहाँ थोड़े स्पेसिंग होते हैं लेकिन जैसे जैसे हम हायर ऑर्डर की तरफ जाते हैं दीज ब्राइट बैंड्स कम क्लोजर एंड क्लोजर। वही बात हम यहाँ देख रहे हैं, द ब्राइट बैंड्स कम क्लोजर एंड क्लोजर विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बैंड्स। तो प्यारे बच्चों आपने ये देखा। चलिए अब हम डार्क फ्रिंजेस की भी बात कर ले कि सपोज पॉइंट P डैश इज सच दैट दिस C कम्स एट द बाउंड्री ऑफ द सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट और दिस AC कंटेन्स ओनली 2 हाफ पीरियड एलिमेंट। तो उस केस में ये इक्वेशन हमें क्या देगी, x2 कम्स आउट टू बी हियर √2k एंड सपोज यहां पर n की जो वैल्यू हो गई है वो 2 हो गई है और ये तो कांस्टेंट है ही। अगेन सपोज दैट दिस P dash पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज सच दैट दिस AC कंटेन्स द 4 हाफ पीरियड एलिमेंट। तो उस केस में n की वैल्यू 4 हो जाएगी और फिर हमारे पास
ये इक्वेशन जो है x4 होगा और ये हो जाएगा √4 इंटू के। सिमिलरली इफ AC contains 6 half period elements then it will be equal to a 6k and so on। और इस तरीके से आप इसको करते रह सकते हैं, क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स, और हमने पहले कंडीशंस हाफ पीरियड जोन्स की कंडीशंस निकाल चुके थे कि जब ये इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होता है वो डार्क बैंड्स होता है, यानी कि इन पॉइंट्स के ऊपर हमें डार्क बैंड्स या डार्क फ्रिंजेस मिल रही हैं स्क्रीन के ऊपर। चलिए लेट अस सी द स्पेसिंग बिटवीन द डार्क बैंड्स, बिटवीन डार्क बैंड्स वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं x4 माइनस x2, और ये कितना होगा √4 माइनस √2 इंटू के। यहां से देख ली इन दोनों का स्पेस हमने निकाला है। सिमिलरली आगे देखिए x6 माइनस x4 एंड इट्स कम्स आउट टू बी, ये कितना होगा s6 माइनस √4 इंटू के। ठीक है, ऐसे ही हम x8 माइनस x6 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा √8 माइनस √6 इंटू के एंड सो ऑन। फिर वही बात कि जब हम इनकी वैल्यूज रख करके इनको डिफरेंस निकालेंगे वो ज़्यादा आएगा, इससे ये उससे कम आएगा और ये उससे भी कम आएगा। इससे हमें एक बात पता चलती है कि ये जो डार्क बैंड्स हैं दे आल्सो कम्स क्लोजर एंड क्लोजर एज द हायर ऑर्डर ऑफ द बैंड्स इंक्रीजेज। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कंडीशंस यहाँ पर, इफ दिस AC कंटेन्स द even number of the half period element, the corresponding to that point we get the minima or the dark bands, but if this AC contains the odd number of the half period elements then corresponding to point we get the maxima, and these maximas and minimas are come closer and closer as the order of band increases। यही तो हमें एक्चुअल प्रैक्टिस में मिलता है, और ये हमने यहाँ पर देखा कि डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज की वजह से हमें ये पैटर्न इस टाइप का दिखाई देता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें ऑब्जर्व होता है। जो चीज़ हमने अभी अभी देखा है उसी को एक ग्राफिकली उस पैटर्न को देख लेते हैं। डिफ्रैक्शन पैटर्न, पहले तो यही चीज़ मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आपको बना देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए ये हमारा सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है और यहाँ पर ये हमारा कोई ऑब्स्टेकल है स्ट्रेट एज। मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाते रहिए। ये ऑब्स्टेकल है और आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास P पोजीशन है, स्क्रीन है, दिस इज़ द स्क्रीन, और दिस इज द पॉइंट P, और हम सभी जानते हैं दिस इज A एंड दिस इज B। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर अब हम किस तरह का यहाँ पर जो पैटर्न मिलता है वो दिखा दीजिए। वो यहीं ये देखिए, ये मान लेते हैं हम यहाँ पर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इधर हम इंटेंसिटी ले लेते हैं। मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहिएगा। बिल्कुल जो कुछ हमने ऑब्जर्व किया था वही चीज़ हम यहाँ बना रहे हैं। और ये इंटेंसिटी मैक्सिमम I0 कह देते हैं, I1, और ये इंटेंसिटी इतनी जो यहाँ कम होते हुए ये हो जाती है मान लो I0/4। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये बनेगी। इधर ये इंटेंसिटी जो है इस एक्सिस की तरफ ली हुई है, ये है इंटेंसिटी। अब ये देखिए यहाँ से कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ से रैपिडली डिक्रीज करती है इंटेंसिटी P पॉइंट के नज़दीक, बहुत तेज़ी से आप देख रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए ये मैक्सिमा हमें मिला है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर फिर से आप देखिए, और इस तरीके से मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये जो मैक्सिमा है वो ये पोजीशन है। नेक्स्ट जो मैक्सिमा आप दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ आ गया है।
इसमें दो फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो उनकी इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है क्योंकि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। दूसरी ये है कि दे कम क्लोजर एंड क्लोजर। देखिए नेक्स्ट ये जो आ रहा है ये और नज़दीक है और इसके अगले वाला और क्लोज आ जाएगा। तो ये इंटेंसिटी पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। यही चीज़ तो हमने ऑब्जर्व की थी कि पी पॉइंट के ऊपर हमें कांस्टेंट इंटेंसिटी जो हमने लगभग I1/4 या फिर I0/4 निकाल दी है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की 1/4 थी। और इसके ऊपर जो हमें अल्टरनेट ये ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बेंड्स मिल रहे हैं। एंड इनके बीच में भी, ब्राइट बेंड्स में भी और डार्क बेंड्स के बीच में जो स्पेसिंग है दैट कंटिन्यूसली डिक्रीजेज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी के बारे में कि डिस्कस द डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज, तो आपको ये पूरा and hence find the conditions for the maxima and minima and also draw the diffraction pattern। तो प्यारे बच्चों ये इस तरीके से आपको करना, बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे, अच्छी स्कोरिंग। देखिए सिर्फ पढ़ने से नंबर नहीं आते हैं, आदमी स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए, एक बात अपनी स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि हम दूसरों से अच्छा लिखें। आपके जो नंबर आते हैं सिर्फ आपकी मेहनत से ही नहीं आते हैं, दूसरों का भी कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आपने दूसरों से अच्छा लिखा है, बढ़िया लिखा है, तो आपकी स्कोरिंग ज़्यादा होगी। और अगर आपने सही तो लिखा है लेकिन दूसरों से बढ़िया नहीं लिखा है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है लेकिन आपके नंबर कम हो जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा। अब हम देखते हैं इसी डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज की वजह से जो हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वो कैसे? डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। यूजिंग डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हर एक्सपेरिमेंट में आप समझ सकते हैं एक थ्योरी होती है या आप फार्मूला कह सकते हैं। तो वी नो, एक रिजल्ट जो अभी हमने डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज पर डिस्कस किया था उसी फार्मूले को हम ले लेते हैं। वी नो दिस फार्मूला दैट xn इज गिवन बाय √b इंटू a प्लस b lambda डिवाइडेड बाई a इंटू √n। फॉर ब्राइट बैंड्स के लिए जैसे हमने बताया था कि n की वैल्यू ओड होती है, तो फर्स्ट ब्राइट बैंड के लिए n की वैल्यू 1 और सेकंड ब्राइट बैंड के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो देखिए फॉर ब्राइट बैंड्स जो लगातार हमें मिलेंगे, n की वैल्यू 1 होगी, 3 होगी, ऐसे। तो चलिए जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास 1 कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर अगर हम स्क्वायर कर देते हैं यहाँ तो ये रूट हट जाएगा बेटे, ये देखिए इसको हम हटा भी सकते हैं, ये देखिए यहाँ भी हट, n की तो वैल्यू 1 होगी तो हम क्या लिखेंगे a प्लस b डिवाइड बाई a और ये तो 1 हो गया क्योंकि हमने, और ये लैम्डा है यहाँ, हमने क्या किया b a प्लस b बाई a और n की जगह 1 कर दिया है और x1 का स्क्वायर हो गया है। अब n की वैल्यू जब 3 रख देंगे तो x3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा b इंटू a प्लस b डिवाइड बाई a इंटू 3 हो जाएगा। अब इक्वेशन इसमें से, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 गिव्स, वो लिख दीजिए, देखिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 गिव्स x3 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये कितना होगा ये देख सकते हैं आप यहाँ से, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी सबको तो कांस्टेंट है ही, b इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाई a और इस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये देखिए, यानी कि ये हो गया है। प्यारे बच्चों अब आप देखिए हम यहाँ से ये जो वेवलेंथ आई थी ये निकालनी है, तो लैम्डा को हम एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। चलिए देखते हैं
दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज लैम्डा इज इक्वल टू, ये देखिए a इंटू x3² माइनस x1², ये देखिए ये तो हो गया, और नीचे हम लिखेंगे 2b इंटू a प्लस बी। ये देखिए ये ऊपर गया है और ये नीचे आ गया है, और ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास फार्मूला आ गया है। दिस फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट ड्यू टू द डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। ये तो फार्मूला हो गया, थ्योरी हो गई। अब हम प्रोसीजर क्या है इसका, हम करेंगे क्या? सबसे पहले ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू द डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज, बोल लीजिए। देन ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन पैटर्न यूजिंग द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। इधर ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट टू कंजक्टिव ब्राइट और डार्क बैंड्स। किन्हीं भी जो हमें अल्टरनेट यहाँ मैक्सिमा मिनिमा मिल रहे हैं, तो किन्हीं भी दो मैक्सिमास और मिनिमास की पोजीशन आप फाइंड आउट कर लीजिए यूजिंग दी ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। पोजीशन हमारे पास आ गई, लेट इट बी x1 एंड x3। मान लो ये दोनों ब्राइट बैंड्स हैं, वही दिखाई देते हैं, तो x1 और x3 हमें पता चल गया। किसकी सहायता से कैलकुलेट किया हमने? जो दो ब्राइट कंजक्टिव ब्राइट बैंड्स लगातार दिखाई दे रहे थे, वो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप ने कैलकुलेट कर लिया। आल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ द सोर्स, स्ट्रेट एज एंड द स्क्रीन। इन तीनों की पोजीशन ऑन ऑप्टिकल बेंच पर हम फाइंड आउट कर लीजिए। ऑप्टिकल बेंच पर ही है, यानी कि क्या किया? ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ द सोर्स, स्ट्रेट एज एंड द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप जो कि स्क्रीन पर है। नाउ इन सब की पोजीशंस हमें पता चल गई, तो इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप और स्ट्रेट एज की पोजीशन को डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा। जब हमें ए, बी, x1, x2 ये सब पता होगा तो फिर हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी नोइंग द वैल्यू ऑफ x1, x3, a एंड b, द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट कैन बी कैलकुलेटेड। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर सचमुच में आपका क्वेश्चन तैयार हो गया है तो कम से कम इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि एक लाइक बटन और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, क्योंकि ऐसे ही तमाम आर्टिकल्स हम आपके फिजिक्स के जो है वो करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आने वाले टाइम में, कि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें अपने लाइसेंस को, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। लगातार आप में मोटिवेशनल एनर्जी फिलअप करने के लिए, आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए हम वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी हाल ही में इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका, और जिन्होंने ये पूरा लेक्चर ध्यान से सुना है, देखा है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मिलते हैं एक नए आर्टिकल जो कि हमारा ऑप्टिक्स का डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर ही आधारित है, डिफ्रैक्शन बाय द रेक्टेंगुलर स्लिट, उससे। और तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।